बताएं सर। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। पहले तो आज संडे के दिन आपको टाइम निकाल के आप यहाँ पर आए हैं। थैंक यू। शाम भी हो गई है, बट हाँ, थैंक यू सो मच सर, आज आपने टाइम निकाला हमारे लिए। थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, शुरुआत एक नंबर से करते हैं। हर साल इंडिया में लगभग 4 लाख बच्चे पहले 28 दिन के अंदर मर जाते हैं। उसका क्या रीज़न है सर? एक्चुअली इसको कहते हैं जो 28 दिन में आप बता रहे हैं, बेसिकली ये जो है, ये कई बच्चे इसमें प्रीमैच्योर होते हैं, कई बच्चे मोस्टली प्रीमैच्योर होते हैं रादर। और जो बच्चे जिन बच्चों की डेथ हो जाती है वो लैक ऑफ मेडिकल केयर से ही होती है। जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान रेगुलर चेकअप्स नहीं होते और डॉक्टर्स को विजिट नहीं करते रेगुलर, और बहुत जगह देखा गया है कि सीधे डिलीवरी के टाइम पे वो लैंड होते हैं। ओके। तो वी डोंट हैव प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ दिस पेशेंट्स, है ना। हमें नहीं पता क्या एनोमलीज रही हैं उनमें, क्या दिक्कतें आई हैं पूरी प्रेगनेंसी में, मदर का बीपी कंट्रोल रहा कि नहीं रहा, उनका शुगर कंट्रोल रहा कि नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं बेबी के लाइफ पे। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है तो फिर डेफिनेटली बेबीज़ की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब मैं स्टडी कर रहा था सर, तो उसमें जो मैंने देखा कि जो बच्चे पहले 28 दिन में मर रहे हैं, वो ज़्यादातर चीज़ें प्रिवेंटेबल थी, लाइक अंडरवेट या प्रीमेच्योर बर्थ, निमोनिया और पीलिया जो बच्चों को हो जाता है, सारी चीज़ें प्रिवेंटेबल हैं। राइट। जैसे आप कह रहे हैं, आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि मदर को शुगर रही है या बीपी है या इवन थायराइड है, उससे भी आई गेस मोर्टेलिटी में फर्क पड़ता बिल्कुल, होगा। डेफिनेटली। तो ये आपके पास जब ऐसे केसेस आते हैं जैसे आप कह रहे हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन या फर्स्ट चीज़ आप उन्हें क्या बोलते हैं? इस तरह के जब केसेस आते हैं साथ में, तो उसमें जनरली हम कोशिश करते हैं कि पहले पूरी हिस्ट्री निकाल लें। क्या मदर के पहले कोई डिलीवरी हुई है या पहली डिलीवरी है? अगर पहली डिलीवरी है तो किसी डॉक्टर को दिखाया उन्होंने पहले, उस डॉक्टर से रिकॉर्ड निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने बताया कि थायराइड का इशू तो नहीं है, कि थायराइड बच्चे की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। अगर थायराइड के इशूज़ रहे हैं तो बच्चे की ग्रोथ डेफिनेटली कम होगी। तो इस केसेस में फिर हम हिस्ट्री पहले पता करते हैं, और फिर उसके हिसाब से बेबी के हिसाब से अगर हिस्ट्री कुछ पॉजिटिव मिलती है हमें, उस हिसाब से बेबी को आगे मैनेज करते हैं। जो बेबी हमारी केयर में आ गए, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं और जो हमें हमारे पास ट्रस्ट दिखा के आते हैं, डेफिनेटली वहाँ आउटकम बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो अज्यूमिंग के ऐसे जो केसेस आते होंगे, तो वो सारे बच्चे NICU में जाते होंगे बेबी केयर में। राइट। तो हर साल इंडिया में 2.5 से 3 करोड़ बच्चे बॉर्न हो रहे हैं, तो इतने NICU हैं हमारे पास? नहीं, सब बच्चे NICU में तो नहीं जाते हैं, for और sure। आधे बच्चे जा रहे हैं उनमें से? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है। देयर इज अ क्राइटेरिया फॉर कीपिंग बेबी इन NICU। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है उसका, कि अगर जहाँ पे मदर का रिस्क फैक्टर है, कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, वहाँ बेबी जरूर NICU में जा सकता है। Okay. जो बच्चे टर्म पैदा हो रहे हैं, पहले मैं आपको डिफाइन कर दूँ कि टर्म क्या होता है, हाँ। प्रीटर्म क्या होता है, तो इसी होगा समझना हमारे लिए। तो कोई भी प्रेगनेंसी जो 37 वीक से ऊपर डिलीवर हो रही है अप टू 41 वीक्स, उसको हम टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। जहाँ पे इसमें इस टाइम में अगर बच्चा डिलीवर हो रहा है तो बहुत कम चांसेस है बच्चे के NICU में एडमिट होने के, अनलेस कोई ब्रीदिंग इशू तो नहीं आ गया है, कोई और अदर इशू तो नहीं है। उसके अलावा जो दूसरी वाली कैटेगरी होती है, वो जो 37 वीक से पहले होते हैं, उसमें भी 3 अलग अलग तरह की उनके नॉमेनक्लेचर हैं। जैसे कि एक कहते हैं हम उसको प्री टर्म में एक्सट्रीम प्री टर्म। एक्सट्रीम प्री टर्म टर्म है, जिसमें बेबी 28 वीक से भी कम का पैदा हुआ है। 28 वीक से, वो एक्सट्रीम प्री टर्म कहलाते हैं। उसके बाद आते हैं प्री टर्म बेबीज, 28 से 34 के बीच में, 37 के बीच में। 28 से पहले और पहले अच्छा, और पहले। जो 28 से 32 तक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्री टर्म बेबीज। ओके। और उसके बाद लेट प्री टर्म कहलाते हैं, जो 32 वीक से 37 वीक के बीच में होते हैं। ओके। 37 वीक के बाद तो नॉर्मल शुरू हो गया, 37 से 41 तक वो नॉर्मल कहलाएगा। और जो 41 वीक्स के बाद हो रहे हैं, 42 वीक्स के बाद हो रहे हैं, उनको पोस्ट टर्म भी कहते हैं। ओके। तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है। तो मोस्टली जो बेबीज जो इस रिस्क जोन में आते हैं, वो आते हैं जो 32 वीक से पहले हो रहे हैं। 32 to 37 भी मैनेज हो जाते हैं, मे नॉट रिक्वायर NICU एडमिशन, पर 32 वीक के पहले उनमें जरूरत पड़ती है। बच्चों के बर्थ वेट लो होता है, उनके ऑर्गन्स मेच्योर नहीं हुए होते हैं, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम मेच्योर नहीं है, उनको बाहर चूँकि जिस एनवायरनमेंट से वो निकल के आए हैं, मदर के एनवायरनमेंट सब कुछ सेफ है उनको अंदर, तो वूम में सब कुछ सेफ मिला हुआ है। लेकिन जैसे वो बाहर निकले, उनको सब कुछ अपने आप ही करना है। उन्हें ब्रीदिंग खुद करनी है, उन्हें अपना ब्लड खुद बनाना है, सब कुछ उन्हें खुद करना है, फूड भी डाइजेस्ट करना है, फीडिंग भी लेनी है। तो वो सारे बच्चे इस कैपेबल नहीं होते, उन्हें सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। NICU में ही सपोर्ट दे दिया जाता है उनको। तो वहाँ पे मतलब बच्चों को ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन आप लगाते होंगे? राइट। और क्या NICU के अंदर करा जाता है? NICU में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एज पर द रिक्वायरमेंट होता है।
बच्चे के अगर लंग मैच्योर नहीं है, जैसे 32 वीक के पहले हुआ है और उसकी मदर को इंजेक्शन जो लगते हैं उसके पहले प्रेगनेंसी के दौरान, ताकि बच्चे के लंग जल्दी मैच्योर हो जाएंगे, वो नहीं लगे हैं, ओके तो चांसेस होते हैं कि बच्चे के लंग्स में सर्फेक्टेंट एक मेडिसिन होती है जो बनती है, जो लंग्स को मैच्योर करती है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बना है तो उनके लंग मैच्योर नहीं होंगे, तो उनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी डेफिनेटली होगी। तो उसी केस में हम उनको सर्फेक्टेंट इंस्टॉल करते हैं उनके लंग्स में, अंदर लंग्स में अंदर उनको लंग्स में डाला लंग्स के अंदर डाला जाता है जाता या है। बॉडी में इंजेक्ट करा जाता है? नहीं, लंग्स के अंदर डायरेक्ट डाला जाता है तो ट्यूब के थ्रू। बड़ा पेनफुल प्रोसेस होता होगा बच्चों के लिए, It's not a मतलब बच्चों को painful पता नहीं process. चल रहा होगा, याद नहीं होने, बट हाँ डेफिनेटली, मतलब डिफिकल्टी है, अनकंफर्ट तो है ही, बट इट इज ए मैंडेटरी प्रोसेस, वरना वो लंग मैच्योर ही नहीं होंगे। अच्छा मैच्योर ही नहीं हाँ, वो होगा। इतने हार्ड हो जाएंगे कि फिर आप ब्रीदिंग कर ही नहीं सकता बच्चा। ओके, और उस केस में उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन होता है, 24 से 48 घंटे के अंदर आपको करना ही करना है। उसके Okay. बाद करेंगे तो भी इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। बैक नहीं आएगा। राइट, और एंड इन दैट केस, और तो सर्फेक्टेंट अगर में लगाया है तो उनके ऊपर वेंटिलेटर की सपोर्ट जरूर भी पड़ती है कुछ टाइम के लिए। वेंटिलेटर, प्रॉपर वेंटिलेटर जिसे आप कह रहे हैं। यस, पड़ सकती है जरूरत उनको। कई बच्चों को नहीं पड़ती, कईयों को जरूरत पड़ती है, तो पड़ती है, जैसे जरूरत पड़ती है उनको लगा दिया जाता है वेंटिलेटर। वो टाइमिंग होता है, जैसे लंग ठीक हो जाते हैं, उनकी ब्रीदिंग इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं तो उसको हटा दिया जाता है। और नॉर्मली जो बच्चे 37 और 32 वीक के बीच में जो पैदा हो रहे हैं, तो कितना टाइम ऑन एन एवरेज एनआईसीयू के अंदर रहना पड़ता है? 30 to 37 में ओनली इंडिकेशन अगर कोई है कि भाई बच्चे का वेट बहुत ही कम है ना, जिसको हम IUGR बेबी कहते हैं, कि हालांकि हुए तो 37 वीक में है लेकिन उनका वजन 2 किलो से कम है, ओके तो फिर वो डेफिनेटली रिस्क में है। तो ऐसे बच्चों को शायद 2 से 3 दिन लगता है रहने के लिए, वो भी ऑब्जर्वेशन के लिए, मोस्टली जरूरत उनकी ऑब्जर्वेशन की होती है। और उसके बाद फिर उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, जैसे उनकी फीडिंग एस्टेब्लिश हो जाती है, उनकी जॉन्डिस के इश्यू सॉल्व हो जाते हैं, तो उनको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, 2 से 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर सकते हैं उनको। सर, इसमें क्वेश्चन ये आया था कि जितने मेजर बेबी जो बॉर्न होते हैं, जी। मोस्टली को जॉइंटिस का इशू होता है, ऐसा क्यों होता है? सी ऐसा है, एक्चुअली क्या है कि हमारा जब मदर के अंदर बेबी है तो ब्लड मदर का सर्कुलेट हो रहा है इसके अंदर। बाहर जब आता है बेबी तो उसका अपना ब्लड बनना शुरू होता है, ओके तो पुराना ब्लड टूटना होता है, तो पुराना जब ब्लड टूटता है तो जॉन्डिस बनती है, लेकिन लंग इतना मैच्योर नहीं है कि उस जॉन्डिस को एब्जॉर्ब कर सके, इसलिए वो जॉन्डिस आनी शुरू हो जाती है ब्लड में। क्योंकि एक मैथ ये चलता है कि जब बेबी वूम के अंदर होता है तो उसमें फ्लूइड होता है, तो बच्चा शायद वो फ्लूइड पी गया है, उस वजह से जॉइंटिस हो गया है। तो नहीं, ये गलत है। ये myth है, ये myth है। ये myth है। एक्चुअल में लंग मैच्योर, क्योंकि उनका लिवर मैच्योर नहीं है तो उस जॉन्डिस को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उसको सीक्रेट नहीं कर पाता, जैसे निकालना चाहिए, यूरिन स्टूल में निकाला जाता है, वो सीक्रेट नहीं हो पाता तो जॉन्डिस आ जाती है। लेकिन जॉन्डिस के भी अपने क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं कि जॉन्डिस आ गई तो सब खराब ही हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जॉन्डिस की एक रेंज होती है, वजन के, बच्चे के वेट के हिसाब से चलता है, और कितने दिन पे जॉन्डिस आई उस पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 48 घंटे में जॉन्डिस आ गई है, 48 आवर्स के अंदर जॉन्डिस आ गई, तो थोड़ा खराब हो सकती है। अच्छा, उसमें इमीडिएटली हमें इंटरवेंट करना पड़ता है। मतलब अगर बेबी बॉर्न हुआ है आज तो 2 दिन तक जॉन्डिस ना आए तो बेहतर है, 2 दिन के बाद उसकी अगर भी एक आए- रेंज है, ओके, उस वो रेंज के अंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके और अगर वो 2 से 3 दिन के बाद जॉन्डिस आनी शुरू हुई है और वो रेंज से बाहर जा रही है, क्योंकि वेट और डे के हिसाब से चलती है वैल्यूज। ओके तो एक बच्चे का वेट अगर 3 किलो है और उसकी जॉन्डिस का लेवल डे 3 दिन के बाद अगर 9, 10 है, 12 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नॉर्मल है, दैट इज नॉर्मल, दैट डजंट रिक्वायर ट्रीटमेंट आल्सो। ओके बट यही बच्चा अगर डे 1 पे है और उसका जॉन्डिस 7, 8 आ गया है तो वो खतरनाक है। तो सो 7 डे एंड वेट दोनों से चलता है। जैसे आपके के पास ये केसेस आते होंगे, बच्चा आपके पास आया, मतलब डिलीवरी हुई, क्योंकि आपके यहाँ तो दोनों सेंटर हैं, आपका डिलीवरी भी हो रही है, देन आपके यहाँ भी है, न्यूबॉर्न भी है, न्यूबॉर्न NICU भी भी है। है, राइट। सर ऐसे इसमें को पहले तो चीज पूछनी थी, जैसे आपका डेजिग्नेशन जो है जी। पीडियाट्रिक और न्यूनाटोलॉजिस्ट, Right. इसमें फर्क क्या है? पीडियाट्रिशियन कैन बी न्यूरोलॉजिस्ट, है ना, बिकॉज न्यूरोलॉजी के लिए आपको एक अलग से कोर्स करना होता है आफ्टर पीडियाट्रिक्स। ओके So that is how the differentiate. The neonatologist is primarily for the neonatology. Neonatology स्मॉल बेबीज को देखने के लिए, तो वो डेडिकेटली उसके लिए ट्रेंड है। ओके, मतलब So up to आप 3 पहले months, आपको 4 पीडियाट्रिक्स, months, सॉरी up to 3 months 4 months के बेबी को न्यूनाटोलॉजी बोलते हैं, या मतलब कोई एज क्राइटेरिया उसमें भी है? न्यूरोलॉजी जनरली पहले फर्स्ट 1 मंथ का माना जाता है, Okay. 1 मंथ तक न्यूनेट कहते हैं उसको, 3 मंथ तक इन्फेंट कहते हैं, ऐसा अलग अलग वो है नॉमेनक्लेचर, बट फर्स्ट मंथ जो बेबीज होते हैं उनको न्यूनेट की कैटेगरी में डालते हैं। और सबसे ज्यादा वनरेबिलिटी पे फर्स्ट मंथ की बेबी होते हैं। राइट, फर्स्ट 28 days आर ऑलवेज क्रिटिकल फॉर द बेबीज। जब आपके यहाँ बेबी डिलीवर हुआ, आपने बेबी ओके सब कुछ, आपने डिस्चार्ज कर दिया 3-4 दिन में, तो पहले 7 दिन 8 दिन पेरेंट्स जो बच्चा घर लेके गए हैं उनके लिए क्या चीज मॉनिटर करना जरूरी है? फीडिंग सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चा ठीक से फीड ले रहा है कि नहीं ले रहा है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्योंकि चूंकि वो नए पेरेंट बने हैं, उन्हें भी इतना नॉलेज नहीं है, उन्हें इतनी समझ नहीं होती, ऑब्जर्वेंट इतने नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात है कि बच्चा फीडिंग ठीक से ले रहा है कि नहीं ले रहा। अगर लगता है फीडिंग कम ले रहा है या थोड़ा लेथार्जी फील हो रहा है, इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। तो
ये क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी फीड लेता है और रुक जाता है, तो पेरेंट्स उस टाइम पे क्या करते हैं, उससे जगा के कहते हैं भाई फिर से शुरू कर दे। तो मेरा ये मानना है शायद बेबी उस टाइम पे थक रहा है या वो पी रहा है, अंदर कर रहा है, तो 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए रुक गया, पर हम लोग रुकने नहीं देते, कहते भाई पीता रहे। तो ये ठीक है या फिर कब वो लाइन कहाँ पे है कि हमें देखना पड़े कि डॉक्टर के पास अब जाना चाहिए? लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर जो बच्चे को आप मदर का फीड करा रहे हैं, है ना, तो फर्स्ट 80% फीड आपकी 4 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट 4 मिनट्स में ओके दे कंप्लीट देयर 80% ऑफ फीड। ओके तो रिमेनिंग जो 20% है उसके लिए हम स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें। सो रिकमेंडेड टाइम 10 to 15 मिनट से ज़्यादा का नहीं होता कभी फीडिंग का, ओके दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बीच में अगर बच्चा सो रहा है, इस बीच में तो आप हल्का सा टिकल करो पैर में, बच्चा उठ जाता है, फीडिंग लेना शुरू कर देता है। तो ये जैसे 15 मिनट में अगर बच्चे ने फीड कर लिया है कि उस एज में फीड बहुत कम होता होगा, 15-20 ml या 50 ml के आसपास, अब ये मुझे नहीं आइडिया, पता ही हाँ है। हाँ। तो अगर बच्चा 15-20 मिनट में फीड नहीं ले पा रहा है, आधा घंटा लग रहा है, तो वह एरिया ऑफ कंसर्न है या फिर अमाउंट ऑफ मिल्क जो लेना चाहिए उतना नहीं ले रहा है? इसमें आपको 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। अगर बच्चा फीड लेने में ज़्यादा समय लगा रहा है तो मदर को मिल्क ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप ये चेक करो पहले तो, कि उसका फ्लो ठीक है कि नहीं है, उसके निपल सही है कि नहीं है, रिटेटेड निपल तो नहीं है, निपल लैचिंग ठीक है कि नहीं? लैचिंग ठीक है कि नहीं है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अब आप पता कैसे करोगे कि बच्चे को फीडिंग ठीक जा रही है? उसका यूरिन फ्रीक्वेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। बेबी इज पासिंग 7 to 8 times यूरिन इन अ डे, दैट मीन्स बेबी इज टेकिंग सफिशिएंट फीड। ओके यूरिन तो मिल्क से ही आ रहा है, हाँ, तो वो अगर फ्रीक्वेंसी आ रही है तो इसका मतलब फीडिंग ठीक चल रही है, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आजकल बच्चों को बॉर्न होते डायपर बनाए जाते हैं, तो Right. वो मेजर करना कि कितना डायपर भीगा है या नहीं है, तो कैसे बहुत आसान है। आप डायपर को भी डायपर वेट हो जाते हैं, आप चेक कर लो, Weight से? एवरी 2-3 आवर्स आप चेक कर लो। वेट से चेक करना बहुत प्रिसाइज हो जाएगा। और Okay. आपका स्मॉल वेइंग मशीन है अगर में, यू कैन ऑलवेज चेक इट कि डायपर का पहले वजन कितना था, बाद में कितना, वो दैट विल टेल यू कितना यूरिन आया। एक बार में कितना यूरिन बेबी को करना चाहिए, कितने ml के हिसाब से? सी एमएल ऐसे कोई डिफाइन तो नहीं है, बट अराउंड 25 से 30 ml यूरिन होती है एक बार में। जितना फीड लिया उतना लगभग यूरिन हो जाती है। अगर 15-20 ml है तो उतना पूरा फीड हाँ। यूरिन हो जाएगा। फीडिंग का भी फिक्स होता है कि वॉल्यूम फिक्स होता है कि सपोज आपका बच्चा 3 किलो का है और आपका बेबी 7 दिन का है, तो उसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, आप कैसे निकालोगे इसको? यूजुअली हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 150 से। 150 into 3 is 450 is the requirement for the whole day. 450 ml फॉर द होल डे। होल डे। 150 into 3 is 450 ml पर डे का हो गया। अब आप उसको 8 फीट 10 फीट में डिवाइड कर लो, क्योंकि आप 8 से 10 फीट से ऊपर ज़्यादा दे नहीं सकते एक दिन में, है ना। तो अगर आप 8 फीट में डिवाइड कर रहे हैं उसको 450 को, तो आपका ये फीड हो जाता है करीब 50 to 60 ml। अगर इतना ले रहा है बेबी तो सफिशिएंट है। दैट इज More फॉर than 3 sufficient. kgs ऑफ वेट। अगर बेबी 3 kg वेट है, मतलब वेट कम होगा तो ऑब्वियसली फीड का रिक्वायरमेंट राइट। कम हो और जाएगा। 2.5 kg है तो उसको आप 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम हो जाएगा। सर आजकल एक प्रॉब्लम और भी आ रही है जो लाइक जो मैं पढ़ रहा था कि मदर फीड इज द बेस्ट फूड फॉर द बेबी। राइट। मदर फीड किस एज तक लेना चाहिए, जो देना ही देना है, या फिर कब तक चल सकता है वो? मतलब एक तो ये होगा कि इतना पहले 6 महीने आपको देना ही देना है और 1 साल तक या 2 साल तक दे सकते हैं, तो उसमें क्या डेफिनेशन रहती है? See, first of all, mother feed is the best feed. इसमें कोई भी confusion नहीं है. And it should be an exclusive breastfeeding for first 6 months. For 6 months. It should be an exclusive breastfeeding. No need for giving any honey. No need for giving anything else. कोई और मिल्क देना है, जरूरत नहीं देने की आपको. पानी पिलाने की भी जरूरत नहीं है. पहले 6 महीने एक्सक्लूसिव फीडिंग रखिए, फिर वीनिंग फूड स्टार्ट कर दीजिए साथ में, फीडिंग के साथ साथ में। और ये मदर फीड कब तक चलनी चाहिए? अराउंड 2 years तक। Around 2 years. उसका रीजन है कि जो बेबी का ब्रेन है वो 80% ग्रो हो चुका होता है टिल द एज ऑफ 2 years. Okay. That so till that time, baby should get the best possible food, और, and mother milk is the best food. Okay. और वो ब्रेन ग्रोथ में अच्छा होता है। Definitely. आजकल सर ये इशू ये आ रहा है, इसमें मेरा क्वेश्चन अगला ये था कि आजकल की जो मदर्स हैं या तो उन्हें फीड दे नहीं पा रही हैं, या बिकॉज ऑफ द टाइम जो भी उनकी जो जॉब प्रोफाइल है उसके से वो कर नहीं पा रही हैं, या करना नहीं चाह रही क्योंकि पेन होता है बहुत। तो इस केस में कैसा होता है? बिकॉज ये हार्मोनल चीज़ है फीड होना, जो नहीं कर पा रही हैं उनका क्या हार्मोनल डिसबैलेंस है या पेन की वजह से इशू आता है? लैचिंग एक बड़ा रीजन होता है इसमें। बेबी को लैच करने में डिफिकल्टी होती है उनको, उन्हें प्रैक्टिस नहीं है फीड कराने की, तो उसके लिए फिर उन्हें लैक्टेशन काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए, जो लैक्टेशन एक्सपर्ट होते हैं। दे हेल्प द बेबी टू गेट द फीड प्रॉपरली। वो करते हैं हेल्प आपकी बहुत अच्छी तरह से। और कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पूरी तरह से मदर का फीड ही दें जितना हो सके। नहीं आ रहा है, कोई मेडिकल रीजन है, तो बात अलग है। उस केस में फिर हम आप अदर तरह के मिल्क को ट्राई कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क is the second or best option, not the first option. It's the second best option. सेकंड बेस्ट ऑप्शन। अगर
जैसे आपने बात करी कि कोई अगर मेडिकल कंडीशन है, तो क्या मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको फीड नहीं देना है मदर का? इसी तरह का इन्फेक्शन है, हाई बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, है ना, कोई साइकेट्रिक इशू है, शुगर की? शुगर भी अगर हाई है और दवाई चल रही है तो कुछ टाइम के लिए हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो इस तरह के मेडिकल ग्राउंड पे जो कोई इशू है तो फिर उस केस में फीडिंग अवॉइड कर देनी चाहिए। या कोई इस तरह के इन्फेक्शन है जो इसको हम कहते हैं डिसीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज होती हैं, HIV हो गया किसी को, इन दैट केस तो वी लाइक टू अवॉइड फॉर सम टाइम। सर HIV से बस आपने जब ये टर्म लिया, अगर किसी पेरेंट को HIV है, मदर या फादर, जो उन्हें पता नहीं है, राइट, और उनका बेबी बॉर्न हुआ, तो बेबी में HIV हो सकता है? सी बेबी में HIV जरूरी नहीं है कि आए, बेबी और मदर और पेरेंट्स का एक्चुअली तो जब डिलीवरी हो रही है उसके लिए टेस्ट तो सारे हो ही जाते हैं, तो हाँ। पता चल ही जाता है मोस्टली। अगर है ऐसा पहले पता चल गया हमें तो हम प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं उसके लिए। बेबी की डिलीवर होने के साथ ही उनको मेडिसिन स्टार्ट करते हैं, बेबी की भी HIV की? HIV की मेडिसिन स्टार्ट करनी होती है उसको रोकने के लिए, कहते हैं प्रोफाइलैक्सिस कहते हैं उसको। Okay. इट इज नॉट ट्रीटमेंट नहीं है वो, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव मेथड है वो। तो उसके लिए हम कुछ टाइम के लिए उनको दवाई देते हैं बच्चे को, ताकि वो चांसेस होने के कम हो जाए उसमें, और पेरेंट्स को ऑब्वियसली स्टार्ट करती हैं ट्रीटमेंट के साथ। सर ऐसी कोई डिसीज है जो फादर से बेबी में आ सकती है या मदर से बेबी में आ सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, बर्थ या उसके बाद? ऐसी कोई डिसीज जो मदर से बेबी में जा सके ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी कह रहे हैं आप? ये डिलीवरी के बाद, मतलब जो बेबी में आ जाए, मतलब जो हेरिडिटरी जो होता है। हेरिडिटरी तो है ही ना, जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं वो तो आ ही सकते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, जो सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल हैं और ऑटोसोमल क्रोमोसोम, दो तरह के डिसऑर्डर होते हैं, वो टेक्निकली नहीं जाना चाहता मैं, ऑटोसोमल एंड सेक्सुअल क्रोमोसोमल। तो ऑटोसोमल होंगे तो वो भी जा सकते हैं और सेक्सुअल वाले भी जा सकते हैं। सेक्स क्रोमोसोम जो होते हैं हमारे XY और XXY होते हैं, वो तो ट्रांसमिट करते ही करते हैं। बहुत सारी बीमारी हैं, ब्लड से रिलेटेड बीमारी हैं, जैसे हम कहते हैं हीमोफीलिया की डिसीज होती है जो ब्लड से रिलेटेड है, दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। बहुत सारे सिंड्रोम्स होते हैं दैट कैन बी ट्रांसमिटेड। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है। डाउन सिंड्रोम बहुत है, एडवर्ड होता है, पटाऊ होता है, बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं। सो डाउन सिंड्रोम जब बेबी बूम में होता है तब पता चल जाता है, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो उस चीज को अगर डाउन सिंड्रोम डिटेक्ट हो गया तो उस चीज को हम करेक्ट कर सकते हैं नहीं करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको, या लेवल कम कर सकते हैं? लेवल भी कम नहीं कर सकते आप। ओके। हाँ, इन दैट केस तो समटाइम्स भी एडवाइस कि आप इसको प्रेगनेंसी को क्लोज करते हैं, अबॉर्ट कर दो। अवॉइड कर रहे हैं। और उसमें भी मतलब कोई टाइम ड्यूरेशन होता है कि इस टाइम तक आप कर सकते हैं? यूजुअली जनरली 12 to 20 वीक्स के बीच में किया जा सकती है आसानी से, और आपको और- 20 वीक्स तो करने में कोई दिक्कत और नहीं। डाउन सिंड्रोम कब पता चल सकता है? ये तो आपको फर्स्ट टाइम मालूम पड़ जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पता चल जाता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम है, की पॉसिबिलिटी है, फिर आप पॉसिबिलिटी। उसको टेस्ट करके वेरीफाई करते हैं। ओके। फिर इस कंफर्म्स वी कैन गो फॉर अबॉर्शन आल्सो। तो इसका टेस्ट मतलब ब्लड टेस्ट से होता है, कैसे होता है? हाँ, अल्ट्रासाउंड होता है और ब्लड टेस्ट दोनों से पता चल जाता है। अच्छा, तो वो बेबी का कंडीशन देख के आप जज कर लेते हैं कि इसको या होगा या है? पहले अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, अल्ट्रासाउंड से डाउट होता है तो फिर उसकी ब्लड टेस्ट एडवाइस करते हैं, उस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है तो फिर उसको सलाह देते हैं कि बेस्ट बेटर गो फॉर अबॉर्शन। सर जब बेबी बॉर्न होता है तो बहुत सारे बेबीज को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है। राइट, इंडिया में जो बहुत लोग बेबी को उल्टियाँ हो रही हैं बार बार दूध पीने से, लोग कहते हैं ये चीज़ नॉर्मल है, या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है। राइट। तो वो चीज़ कैसे जज करनी है कि ये नॉर्मल उल्टी हुई है या फिर ये लैक्टोज की से या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी की वजह से हुई है? सी लैक्टोज इंटॉलरेंस कॉमन है, बट कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस जो जन्म से आता है वो बहुत कम होता है, बहुत Okay. कम रेशियो में होता है वो, उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा कम है। जो मोस्टली लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस। ओके। क्या होता है, हमारी स्मोल्टेंट इंटेस्टाइन जो है उसमें एक लैक्टेज हार्मोन होता है, लैक्टेज एक एंजाइम होता है जो आपके मिल्क में लैक्टोज होता है, जैसे काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, इनमें एक लैक्टोज होता है, शुगर है, वो शुगर को ब्रेक कर देता है तो वो डाइजेस्ट हो जाती है। ओके। अगर वो लैक्टेज हार्मोन हमारा एंजाइम नहीं है अगर उसमें गट स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो लैक्टोज ब्लोटिंग करता है, पेन करता है, लूज मोशन करता है, ब्लड आता है स्टूल में, ये सारे फीचर आते हैं। और मोस्टली जब होता है जब ये पहले किसी बच्चे को कोई इन्फेक्शन हो गया, सपोज इसको हम कहते हैं लूज मोशन हो जाते हैं, कोई गंदे इन्फेक्शन हो गया, चीज़ें मुंह में चली गई, गंदगी चली गई, उससे इन्फेक्शन हो गया, तो उनको टेम्परेरी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, टेम्परेरी लैक्टेज डेफिशिएंट हो जाता है कुछ टाइम के लिए, उस समय लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में हम 1 से 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक बोलते हैं कि आप मिल्क जिसमें लैक्टोज है वो मत लें, लैक्टोज फ्री मिल्क ले लीजिए आप कुछ टाइम के लिए। डेयरी फ्री। हाँ, डेयरी और लैक्टोज मतलब लैक्टोज जो डेयरी में लैक्टोज हो गई होगा डेफिनेटली है, मदर में भी लैक्टोज होता है, लेकिन वो लैक्टोज स्टिल एक्सेप्टेबल होता है फॉर द बेबी, तो उसको मदर फीड को कभी होल्ड नहीं करते नहीं जल्दी, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में उनको भी कई बार होल्ड करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, जैसे 2 to 3 वीक्स के लिए होल्ड कर दिया हमने, जब बेबी ठीक हो गया दोबारा शुरू कर देते हैं। जिससे मतलब वही था कि नॉर्मली हमारे यहाँ इंडिया में क्या होता है कि बच्चा वॉमिट कर रहा है, ये नॉर्मल है, सबके बच्चे उल्टी करते हैं,
तो वो लाइन कहाँ पे ड्रॉ करने की, यहाँ पे यार ये लैक्टोज इंटॉलरेंस या काउ मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो सकती है और हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन है, कंटिन्यूस ब्लोटिंग हो रही है, पेन हो रहा है, बच्चों कंफर्टेबल नहीं है, फीडिंग नहीं ले रहा है, इन दैट केस आप उसके टेस्ट करा सकते हैं, डॉक्टर से मिलेंगे, उस स्टूल टेस्ट करने से पता चल जाता है। स्टूल टेस्ट करने से पता चल जाता है। सर एक चीज़ मतलब आई गेस वो मिथ ही होगा, जो बेबी बॉर्न होता है तो बॉर्न कराते वो घुट्टी और वो हनी चला जाते हैं बच्चों को, राइट, वो करना चाहिए? नो, इससे मिथ, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे मतलब बेबी न्यू बॉर्न आया और सीधा आप हनी चटा रहे हो, हनी किस क्वालिटी का है पता नहीं है, तो उससे हाई शुगर, वेरी हाई शुगर कंटेंट, वैसे बेबी को इश्यूज हो सकते हैं उस टाइम पे। बेबी का गट इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है अभी, तो यू शुड नॉट डू दैट। और एक और मिथ जो मैं पूछूंगा अभी आपसे, बच्चों की आंखों में लोग भर भर के काजल लगाते हैं, इससे आंखें बड़ी होती हैं। दुनिया में अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि काजल लगाने से आंखें बड़ी हो जाती, वरना सब कोरियंस, जापानीज सबकी आंखें बड़ी हो सकती थी अगर इतना आसान होता तो। काजल लगाने का जो है उनका कॉन्सेप्ट तो यही है, लेकिन इससे नुकसान है। काजल लगाने से फायदा किसी को नहीं हुआ आज तक अभी, ये सिर्फ कॉस्मेटिकली आप लगाते हो, एस्थेटिकली अच्छा लगने के लिए करते हो, अदरवाइज आप फिंगर से उसकी आई में इन्फेक्शन दे सकते हो। और एक पहले टाइम में बड़ा कॉमन इन्फेक्शन ट्रैकोमा का हुआ करता था इसकी वजह से। अच्छा। इससे बच्चे ब्लाइंड भी हो जाते थे। ओह। ये इतना सीरियस था, तो फिर मना किया गया कि काजल को ना लगाएं और फिंगर से तो बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ऑलवेज यू कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन हो बेबी। तो सर आपके पास जब नए पेरेंट्स आते हैं, अगर आपके यहाँ डिलीवरी हुई फिर आप नए पेरेंट्स बने, तो आप उन्हें पहले एडवाइस क्या देते हैं कि क्या नहीं करना है? डू एंड डोंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम, उसके बिना तो बात बनेगी नहीं। उनको हम ये कहते हैं कि फीडिंग एक्सक्लूसिव मदर की करो, जितना हो सके कोशिश करो कि पूरी तरह एक्सक्लूसिव रखा जाए उसको, है ना। वो फीडिंग की सबसे ज़्यादा फोकस फीडिंग पे रहता है हमारा। वॉच फॉर यूरिन, कितना वो बच्चा पास कर रहा है, कभी भी उसको गंदे हाथों से हाथ ना लगाएं, इसके मुंह वाले पार्ट में कभी किस ना करें, यू कैन ऑलवेज ट्रांसफर इन्फेक्शन टू द बेबी, तो वो हमेशा मना करते हैं। और हाइजीन का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। टेम्परेचर मेंटेन करें, बेबी को सिंपल क्लॉथ में कवर करके रखें, ये बेसिक इंस्ट्रक्शन रहते हैं। दूध पिलाने का बर्पिंग जरूर करें। और जो नहीं करना चाहिए उसमें यही है कि भैया हाथ नहीं लगाना आपने कभी बच्चों को, बिना हाथ धोए कभी नहीं लगाना आपने। इस पार्ट में किस ना करें आप, जो मैंने बताया अभी, जैसे टॉप मिल्क ट्राई ना करें, नए नए एक्सपेरिमेंट ना करें, सामने बच्चों को ठंडी हवा के सामने ना रखें, इसी के सामने रख देते हैं। कुछ सोचते हैं कि जॉइंटिस कम करने के लिए हम धूप में लिटा देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, बच्चा डिहाइड्रेट हो जाएगा, बल्कि जॉइंटिस तो कम नहीं होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। तो मेरा अगला क्वेश्चन उसी पे आ रहा था कि नॉर्मली इंडिया में कहता बेबी घर पर आया, नानी ने दादी ने कपड़े उतारे, मालिश करना शुरू करी और धूप में लटा दिया, विटामिन डी मिल रहा है और इससे बेबी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और तेल लगाने से कुछ होता है सर, फर्क पड़ता है? सी, ऑयलिंग बेसिकली मसाजिंग के लिए एक बहुत लुब्रिकेंट का काम करता है। जो कुछ ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, वो तो स्किन में अब्जॉर्ब हो सकते हैं, थोड़ी आपको मदद करते हैं, वो हेल्प करते हैं अब्जॉर्ब होने में। लेकिन जहाँ वो बाकी अदर जितने ऑयल्स हैं वो सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, वो कभी स्किन में अब्जॉर्ब होंगे ही नहीं, वो एक ऑयलिंग का काम कर रहे हो बस खाली। तो नॉर्मली सरसों के तेल से और घी से करते हैं इन सब और वो जिस तरह मसाज होती है बच्चा चीख चीख के रो रहा होता है। राइट, सबको लगता है कि बच्चे को हम पहले से पहलवान बनाते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। मसाज हैज टू बी ऑलवेज जेंटल। तो मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये होती है कि घर पे जब आपके बच्चे की मसाज करने का प्लान कर रहे हैं तो अपने हाथ से करें। आप तो जेंटली करोगे, आप बाहर से बुलाओगे मसाज वालों को तो वो तो हार्ड करेंगे। तो उस केस में कई बार ये बोन भी फ्रैक्चर होती है बच्चों की, बहुत कॉमनली फ्रैक्चर होती है। अच्छा, ये मसाज वालों से होती है। और बच्चा बता भी नहीं पा रहा आपको? वो तो बता ही नहीं सकता, और आप एज ए पेरेंट जज भी नहीं कर पा रहे। आप नहीं कर सकते जज। तो आपके बच्चे वैसे केसेस आते हैं तो ये डिले होके आते होंगे, बच्चा भी कॉन्टिन्यूसली रो रहा है तब डॉक्टर के पास जा रहे हैं। यूजुअली फर्स्ट हम बच्चों को ये कहा जाता है कि हम पेरेंट्स को कि भाई पहले 6 महीने में आप रेगुलर वीक पे है ना, रेगुलर पीरियड पे आप एग्जामिनेशन के लिए आते रहिए। हम बच्चों का ग्रोथ पैटर्न भी समझ सकते हैं, उसमें बच्चा ग्रोथ ठीक कर रहा है नहीं कर रहा, उसका वेट ठीक बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, और कोई इशू तो नहीं आ रहा। कि बच्चा तो बोलेगा नहीं, उसको तो हर चीज़ के लिए ट्राई करना है। उसे यूरिन जाना है तो प्रेशर आ रहा है तो भी उसने रोना है, पोटी जाना है तो भी रोना है, भूख लग रहा है तो भी रोना है, पेट में दर्द है तो भी रोना है, हर चीज़ के लिए रोना आता है उसको। तो आप रोने की आप ये नहीं समझ सकते कि हर टोन किस तरह की होगी, समझने में टाइम लगता है। हालांकि मदर आर द बेस्ट जज, फील ऑलवेज फील कि मदर से बढ़िया कोई जज नहीं है। तो मदर समझ जाती है, लेकिन उनको थोड़ा समझने में टाइम लगता है इस चीज़ को। तो हमेशा ये कहा जाता है कि भाई आप जब भी बच्चों को लेके आएँ तो रेगुलर चेकअप के लिए जरूर आते रहिए कुछ टाइम तक। एक बार जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाता है तो फिर इतनी जरूरत नहीं पड़ती चेकअप। सर रेगुलर चेकअप की तो फिर डॉक्टर को रेगुलरली कंसल्ट कर रहा था, ऑब्वियसली उसमें इशू ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस डॉक्टर का अलग हो गया, एक पेरेंट का अलग हो गया। राइट। और आपने बात करी मदर इंस्टिंक्ट की,
कि अगर मदर को लग रहा है ये चीज़ गलत है बट फैमिली को लग रहा है ये चीज़ नॉर्मल है, तो उस केस में आपके पास केस आते होंगे, तो उस केस में आप क्या कहते हैं फैमिली को? ऑलवेज लिसन टू द मदर्स, ऑलवेज ऑलवेज, दी मदर्स इंस्टिंक्ट आर दी बेस्ट। डेफिनेटली। सर एक चीज़ और मुझे पूछनी थी बच्चों के केस में कि जब हमने बात करी रेगुलर चेकअप, आई सपोज कि इंडिया में लोग जो वैक्सीन हमारी प्रिस्क्राइब्ड हैं तो वो लगवाते ही होंगे जी। तो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसे मिस नहीं करना है या सारी की सारी इम्पोर्टेंट है? अगर ग्रॉसली में कहूँ कि कॉमन उसमें कहूँ तो जो वैक्सीन अवेलेबल है वो सारी लगनी चाहिए। वैक्सीन आई इसलिए है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, वरना वो आती नहीं। एक वैक्सीन तो होगी जो आपके चार्ट में, जो आप बर्थ के टाइम पे चार्ट बनाते हैं कि ये आपको ये तो मैंडेटरी है, उसके अलावा कौन सी वैक्सीन है जो उसमें नहीं है बट लगवानी जरूरी है? सी जनरली चार्ट में जो वैक्सीन आ जाती हैं वो लगभग सारी वैक्सीन होती हैं अवेलेबल, वही लगती हैं। कुछ वैक्सीन होती हैं जैसे जापानीज एनकेफेलाइटिस का है, अगर आप उस जोन में नहीं रहते जहाँ ये वाली बीमारी कॉमन नहीं है तो आपको नहीं लगाना है, तो जरूरत नहीं है आपको। तो इस तरह से रहता है। मतलब मोस्टली तो वैक्सीन जो आ रही हैं वो चार्ट में आती हैं, रिकमेंडेशन के साथ ही आती हैं, तभी वो अप्रूव होती हैं, वो लगनी भी चाहिए। आजकल तो खैर स्कूल्स में भी चीज मैंडेटरी कर दी है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको वो चार्ट दिखाना पड़ता है कि सारी वैक्सीन लगी है कि नहीं लगी है, तो वो मेंटेन करना भी जरूरी है। पर्पज उसका यही है कि आप वैक्सीनेटेड पूरा, अगर बच्चा आपका वैक्सीनेटेड है पूरी तरह से तो डेफिनेटली वो सेफ है। तो सर जो वैक्सीन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलती है एक हायर प्राइस लेवल के साथ, और एक जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मिलती है जो सस्ती भी आती है मार्केट में, वो दोनों सेम वर्क करती हैं या कुछ अप एंड डाउन होता है? वैक्सीन ब्रांड्स का फर्क तो होता ही है, तभी कॉस्टिंग का फर्क है ना। गवर्नमेंट के जो वैक्सीनेशन आती हैं वो लॉट में मल्टी डोज वायल्स में आती हैं, और जो प्राइवेट में आती हैं वैक्सीन वो सिंगल डोज में आती हैं। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का फर्क पड़ता है, इसलिए कॉस्ट भी ऊपर चली जाती है। कॉस्ट का तो एक पार्ट हो गया बट क्वालिटी की बात कर रहा हूँ। सी ब्रांड्स पे डिपेंड करता है, इंडियन ब्रांड्स भी होते हैं, इंपोर्टेड ब्रांड्स भी होते हैं, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट से इंडियन ब्रांड्स ही लगते हैं, इंपोर्टेड ब्रांड भी आते हैं वैक्सीन के, बट वो बल्क में आती हैं तो कॉस्टिंग थोड़ी कम हो जाती है। तो वहाँ बल्क की वजह से कॉस्टिंग कम होती है, और मल्टी डोज वायल्स होती हैं, मतलब एक वैक्सीन एक वायल से करीब 20 बच्चे को वैक्सीन लग जाती है। अच्छा। और इसमें एक वायल एक सिंगल बच्चे का एक डोज आएगा, एक सिंगल डोज ही आएगा, राइट। तो हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेटर है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे आप एक बच्चे को जब वैक्सीन लगाते हो 20 डोज वाली वायल से, तो बार बार उसमें से इंजेक्शन को विड्रॉ करते हो सिरिंज से, तो आप 20 बार कर रहे हो तो कंटामिनेशन के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। नॉट नेसेसरीली बट बढ़ सकते हैं, इसलिए सिंगल डोज प्रेफर करी जाती है। वो एक ही बच्चों को लगनी है, एक ही बार लोड होना है, एक ही बार लगाना है, तो वो ज़्यादा सेफ है। ज़्यादा सेफ है। सर जब आपके यहाँ जब बेबी आते हैं, जब डिलीवरी होती है तो कई बार होता है कि बेबी ने अंदर वूम के अंदर पॉटी खा ली, राइट। तो इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं बेबी को या मदर को? होता क्या है, जब ये कहा जाता है, होता क्या है जब प्रेगनेंसी में जब ये वाला स्टेज आता है, जब डिलीवरी बच्चे की हो रही होती है और टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए, कई बार बच्चा घुमा हुआ होता है या उसके चारों तरफ कॉर्ड आ जाती है, तो प्रेशर पड़ता है उससे, इस प्रेशर से पॉटी निकल जाती है अंदर। ओके। उस पॉटी चूंकि वो बेबी बॉडी के अंदर ही है अभी मदर के, और उसमें जो फ्लूइड है उसमें घूम रहा है, तो ये पॉटी पेट में भी चली जाती है उसकी। तो जब बच्चा बाहर निकलता है और सांस लेने की कोशिश करता है तो उसके मुंह में जो पॉटी है वो उसके फेफड़े में जा सकती है, उससे निमोनिया बनने का खतरा रहता है। तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली बच्चों को जैसे ही डिलीवर होता है पूरा क्लीन किया जाता है, अंदर से जो पेट में पॉटी भर गई है उसको भी निकाला जाता है, और फेफड़े में अगर जा रही है तो ऐसे बच्चों को नर्सरी में रख के उनको थोड़ा मॉनिटर किया जाता है। अगर दिक्कत नहीं होती तो उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, अगर दिक्कत होती है तो उनको एडमिट किया जाता है। तो जो अगर पॉटी पेट में चली गई है तो निकालने का प्रोसेस क्या होता है? पॉटी अगर पेट में गई है तो एक सिंपल नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब होती है, छोटा सा पाइप होता है, उसको डाल के उसकी स्टमक को वॉश कर देते हैं, तो पॉटी निकल जाती है, स्टमक वॉश कर दिया जाता है, क्लीन हो जाता है वो। लेकिन अगर वो बच्चे ने जैसे बाहर निकला और ब्रीथ किया और वो पॉटी अगर मुंह में है और फेफड़े में चला गया तो अंदर डिपॉजिट हो जाएगा जाके, उससे निमोनिया बनने का खतरा रहता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है बच्चों को। तो ऐसे बच्चों पर ऑक्सीजन लगानी पड़ती है, जरूरत पड़ती है तो प्रेशर से सपोर्ट भी देना पड़ता है उसको, ताकि लंग्स को इन्फ्लेट किया सके, सो सीपैप कहते हैं। सीपैप इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वेंटिलेटर, राइट, बट खाली मास्क के साथ, अंदर पाइप नहीं है। नहीं, पाइप नहीं लगता, मास्क लगता है ऊपर से और प्रेशर से उनको ऑक्सीजन दी जाती है। जब कोई आप किसी पेरेंट को बोलते हैं कि हमें बच्चे को 2 दिन 4 दिन हफ्ता भर NICU के अंदर रखना पड़ेगा, राइट, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एज इंडियन पेरेंट जो मैं कहता हूँ कि हॉस्पिटल अगर उसे NICU में लेके जा रहा है तो वो एक कॉस्ट मेकिंग मशीन बन रही है। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। जो पेरेंट्स वेल लर्नड हैं और जिनको पूरा हिस्ट्री पता होती है अपने प्रेगनेंसी की, वो समझते हैं इस बात को, और आजकल चूँकि गूगल का ज़माना है सब लोग पढ़ भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम चल रही है तो क्या बच्चे को ज़रूरत है, तो दे अंडरस्टैंड इट। तो ऐसे बच्चों में ज़रूरत पड़ती है तो पेरेंट्स को आप बात करते हैं तो वो मान भी जाते हैं।
क्योंकि इंडिकेशन के बिना तो नर्सरी में रखने कोई लॉजिक भी नहीं है। इंडिकेशन क्लियरली डिफाइंड होता है और वो प्रॉपरली उनको कॉम्प्रिहेंड होता है, मतलब उनको बताया जाता है सारी चीज़ें एज ए ट्रांसपेरेंसी। तो अगर आप बता के कर रहे हैं सब कुछ और वो समझ रहे हैं इस बात को, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बच्चे के बेटरमेंट लिए किया जा रहा है। अब बच्चे को ऑक्सीजन जरूरत है तो है, उसको आप रूम में रख के नहीं लगा सकते ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लगानी है तो उसको मॉनिटरिंग भी चाहिए। मॉनिटरिंग के लिए एक्सपर्ट मॉनिटरिंग चाहिए, वहाँ नर्सिंग स्टाफ भी ट्रेन होना चाहिए, डॉक्टर भी ट्रेन होना चाहिए, कंसल्टेंट भी ट्रेन होने चाहिए। तो वो एक एनवायरनमेंट बनाता है वो, NICU इज एन एनवायरनमेंट जहाँ पे सारे स्पेशलिस्ट हैं बच्चे को हैंडल करने के लिए। हर बेबी के ऊपर 24 आवर्स आपका 24 घंटे नर्सरी में नर्सेज होती हैं जो NICU ट्रेंड होती हैं, 24 घंटे डॉक्टर्स होते हैं जो नर्सरी न्यूबॉर्न बेबी के लिए ट्रेंड होते हैं प्रॉपर, और फिर कंसल्टेंट के रेगुलर राउंड्स होते हैं। उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है इस चीज़ के लिए कि बेबी सही सलामत रहे। क्योंकि बच्चे हैं ना, हम मान के चलते हैं ग्रेड होते हैं, वो कब रंग बदलेंगे पता नहीं चलता। 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आपको नहीं पता। दे हैव टू बी सुपरवाइज्ड बाय ट्रेन्ड स्टाफ ओनली। और NICU के अंदर जो मशीन भी होती है ना, इससे जॉइंटिस अगर बेबी को तो लाइटिंग दिखा के फोटोथेरेपी कहते हैं, फोटोथेरेपी मशीन कहते हैं। तो वो घर पे भी लग सकती है, कुछ कंडीशन में लग सकती है। अगर टर्म बेबी है, रूम टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं आप। जैसे सपोज आप रूम में आपने AC चला लिया, तो बच्चे को चूंकि फोटोथेरेपी लगाने के लिए लाइट उस मशीन में जब लेटाते हैं तो पूरे कपड़े हटाने पड़ते हैं। सिर्फ जेंडर पार्ट कवर किया जाता है और आइज कवर की जाती है, बाकी पूरी बॉडी एक्सपोज होती है, तभी उस मशीन का ऐसा इफेक्ट आता है। अगर स्किन एक्सपोज नहीं होगी तो इफेक्ट ही नहीं आएगा उसका। कपड़े बना के बच्चे को लिटा दोगे मशीन में तो कभी जॉइंटिस कम नहीं होने वाली उससे। तो अब आपको रूम टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा उसके लिए। क्या आप टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं? आपने AC भी चलाया हुआ है, आपके यहाँ हाइजीन एयर का ठीक है कि नहीं है, क्वालिटी ऑफ एयर ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें फैक्टर का फिर आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। ये सब ठीक है, यस वी कैन डू इट। आजकल ब्लैंकेट फोटोथेरेपी भी होती है, इसमें ब्लैंकेट्स भी आते हैं कई, जिनको आप रैप कर देते हो बच्चों को और मदर के साथ लिटा देते हो, तो उससे भी जॉन्डिस लेवल कम होता है। हालांकि वो इतना इंटेंसली नहीं करता जितना मशीन डायरेक्ट जो नर्सरी में अवेलेबल है वो कर पाती है। सर जैसे आपने कहा कि रूम टेम्परेचर मेंटेन करना है, बट आज हमारे इंडिया में अभी भी जो मैं देखता हूँ कि आफ्टर बर्थ मदर को पूरा उड़ा दिया, भले ही जून का महीना चल रहा है बट वो पूरा कैप पहनी हुई है, पूरा हैवी लोडेड कपड़े पहने हुए हैं, बच्चे को भी उसी तरह से कैप एंड एवरीथिंग बना रखा है जो सर्दियों में पहनाना चाहिए। तो वो सही है गलत? नो, दैट इज राइट, दैट इज रॉन्ग, सॉरी, दैट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। उसमें अगर बच्चे को पढ़ा कर रखा है और बेबी को अगर स्वेटिंग हो रही है तो उससे निमोनिया हो सकता है? स्वेटिंग होने से निमोनिया होने के चांस तो कम है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर उनको मेंटेन करने का इतना अच्छा सिस्टम नहीं होता शुरू के लिए, इनिशियल टाइम में उनका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं होता कि बॉडी टेम्परेचर बहुत अच्छी तरह मेंटेन कर पाए। तो आप सिंपल कपड़े पहनाइए, एक लेयर कीजिए, है ना, और हाथ पैर कब जरूर कवर कीजिए, फेस कभी कवर नहीं करना होता, वो हमेशा खुला रखना होता है आपको। और आप करीब 28 के आसपास टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, उनको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कभी दिक्कत नहीं। पर वही कि मैं जितने भी पेरेंट्स देखता हूँ वो यही कर रहे होते हैं कि क्योंकि दादी नानी ने बोला है कि पूरा कवर करके कैप लगानी है, मोजे बनाने हैं और गर्म कपड़े बना के रखने हैं, कोई भी वेदर हो बाहर। दादी नानी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी जो उनका एक्सपीरियंस है वो वैल्यूएबल है, लेकिन हर ट्रेडिशनल जो प्रोसीजर्स हैं वो हमेशा सही नहीं होते, तो उनको भी समझने की जरूरत है। जैसे वो डाइटरी कंडीशन लगा देते हैं कि भी बर्थडे क्या हो, बी इट सिजेरियन या नॉर्मल, कि अभी घी नहीं खाना, घी के लड्डू चलते हैं और वो भी चलते हैं, वो भी ट्रेंड चलता है। दैट इज नॉट राइट। डिलीवरी के बाद में चूंकि बेबी को फीड कराना है और मदर को हील होना है, दोनों ही कंडीशन में दे नीड ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट, इट शुड बी इन द मील। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फैट खाते रहेंगे या लड्डू खा लेंगे तो उससे ठीक हो जाएंगे, उससे ताकत आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। रादर दे नीड मोर ऑफ वाटर। जितना वो पहले खा रहे थे उससे 25% उनको एक्स्ट्रा पानी चाहिए, उससे 25% एक्स्ट्रा उनको कैलोरी चाहिए। उसके लिए राइट अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए डाइट में, जितने फाइबर हो सकें ताकि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। तो ये सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए राइट अमाउंट ऑफ वाटर, राइट अमाउंट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाड्स एंड राइट अमाउंट ऑफ घी, ये नहीं एक्सेस घी खाने से ठीक हो जाएंगे। क्योंकि वही था कि या तो ये नहीं खाने देते अगर सिजेरियन हुई है, अगर वहीं नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो ये भर भर के खिलाना, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, ये कब डिसाइड करना है कि मदर का जो डाइट है वो एज पर बेबी हो और क्या होना चाहिए? मदर की डाइट, जैसे मैंने आपको बताया है, मदर की डाइट बैलेंस होनी चाहिए। आपको अगर अच्छा फीड करना है बेबी को तो उसके लिए आपकी डाइट पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें कैलोरीज आपकी रिक्वायरमेंट जितनी थी पहले उससे 20-25% एक्स्ट्रा होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको खाना खाना है। तो हर खाने में फाइबर आना बहुत ज़रूरी है।
पानी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिल्क तभी बनेगा जब सारी चीज़ें सफिशिएंट मात्रा में होंगी। राइट अमाउंट ऑफ फैट, जैसे कहा जाता है ना, कार्ब्स होने चाहिए 60 से 70% होना चाहिए, 20% 30% के आसपास फैट होना चाहिए, दैट शुड बी देयर, 23% प्रोटीन होना चाहिए, दैट शुड बी देयर इन द मील, दैट इज द राइट मील। सर हमारी इंडियन डाइट के अंदर प्रोटीन कम होता है। डेफिनेटली हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन ही, कार्ब ज़्यादा है, प्रोटीन कम है, और हाँ फैट ठीक ठाक है, फैट हो जाता है। बट प्रोटीन नहीं है। तो प्रोटीन के लिए सप्लीमेंट दिए जाने चाहिए। सप्लीमेंट यूजुअली नॉट रिकमेंडेड, नेचुरल प्रोटीन्स आर ऑलवेज बेटर प्रोटीन्स। पनीर हो गया, स्प्राउट्स हो गए, चने हो गए, इस तरह की चीज़ें से काम हो सकता है, जरूरत नहीं है आपको बार प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की। तो सर जब हम बच्चों की बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे अगर जब अपने पहले 28 डेज में या पहले 3 महीने में या 6 महीने में उनको क्या क्या दिक्कत आ सकती है और उसको किस तरह डील करना होता है घर पर। ओके, तो जब बच्चा घर पे जाता है तो पहले 6 महीने की बात करते हैं। फर्स्ट चीज सबसे पहली दिक्कत जो आ सकती है वो फीडिंग से रिलेटेड इशूज होते हैं। ब्लोटिंग हो रहा है, फीड कम ले रहा है बच्चा, वॉमिटिंग बार बार कर रहा है, तो ये कॉमन इश्यूज आते हैं। उसके बाद उनके इश्यूज हो सकते हैं कि फीवर आ गया, कभी इन्फेक्शन हो गया, सर्दी खांसी हो गई, ये कॉमन सेकेंडरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी जो इश्यूज होते हैं, मतलब फ्रिक्वेंसी वाइज कितना कौन सा हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि फीडिंग से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनमें सबसे ज़्यादा इशू तो मिल्क से रिलेटेड होता है कि बच्चा मदर का फीड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है, हम उसे टॉप फीड दे रहे हैं, इन बातों पर बहुत डिपेंड करता है। हम उसे फीड बॉटल से दे रहे हैं कि हम कटोरी से दे रहे हैं या डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं। मतलब बेसिक हाइजीन मेंटेन होना चाहिए जैसे मर्जी आप कर रहे हो। राइट, अगर आप कर रहे हो कटोरी से तो वो स्टरलाइज होना चाहिए। राइट। आप बॉटल से भी कर रहे हैं तो बॉटल हर बार बॉईल करनी चाहिए आपको, निप्पल भी हर बार बॉईल करना चाहिए, लोग नहीं करते, पूरे दिन में एक बार बॉईल कर देते हैं बॉटल, वो सब लगता है कि सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सर एक चीज पूछनी थी, न्यू बॉर्न के लिए बॉटल्स और 3 महीने के बच्चे के लिए बॉटल्स उस साइज में अलग अलग आती हैं। हाँ, अलग अलग साइज की बॉटल्स आते हैं, इसमें आउंसेस में मार्किंग होती है, क्योंकि निपल का साइज भी बच्चे के मुंह के हिसाब से होना चाहिए। राइट। क्योंकि नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि केमिस्ट पे गए, एक बोतल ली, अब उसको बताया नहीं कि कितने महीने का बच्चा है, बस एक बोतल ली और लेकर आ गए, फिर बच्चा उसको पी ही नहीं पा रहा। तो ये एक इशू जो मैंने ऑब्जर्व करा अपनी फैमिली के अंदर, तो ये होता है, तो ये कॉमन है। यस, वेरी वेरी कॉमन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बॉटल रिकमेंड करते ही नहीं है एज ए पीडियाट्रिशियन, वी डोंट रिकमेंड बॉटल्स मच, क्योंकि अगर बच्चे को हम मदर फीड दे रहे हैं और हमने उसको बॉटल फीड देना शुरू कर दिया तो देयर इज समथिंग कॉल्ड निप्पल कन्फ्यूजन। निप्पल कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि बच्चे को एक निप्पल अलग तरह का मिल रहा है, दूसरा निप्पल बॉटल का अलग मिल रहा है, तो वो कन्फ्यूज हो जाता है फीड लेने में कि किससे फीड लेनी है मुझे ठीक से। और होता है क्या है कि जो आप बॉटल फीड वाला निप्पल लगाते हो मुंह में, उसमें ईजी रहता होगा, बहुत आसानी से मिल्क आ जाता है, तो बच्चे को मेहनत ही नहीं करनी। जब मेहनत नहीं करनी तो वो ब्रेस्ट पे मेहनत नहीं कर पाता, तो मदर को धीरे धीरे मिल्क आना कम शुरू हो जाता है, बच्चा बॉटल डिपेंडेंट हो जाता है, तो ये ठीक नहीं है। अच्छा, जैसे आपने बोला कि पहले 6 महीने एक्सक्लूसिवली मदर फीड ब्रेस्ट फीड पे होना चाहिए, उस ड्यूरेशन में पानी भी नहीं देना चाहिए। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, और मतलब जरूरत नहीं है या देना नहीं चाहिए, दो अलग चीज़। जरूरत भी नहीं है तो क्यों देना है। अच्छा, देना ही नहीं है। और 6 महीने के बाद हम ऊपर का फीड फीड स्टार्ट करते हैं उनका, लाइक अलॉन्ग विद द मदर मिल्क, वो कंटिन्यू करते हैं और धीरे धीरे खाना शुरू कर देते हैं उसको। बहुत सारी सॉफ्ट चीज़ें घर में बना सकते हैं, होममेड ही होना चाहिए सारी चीज़ें। जो सैलड वगैरह मार्केट में आते हैं, जो बेबी फूड आते हैं, तो वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, घर में बना के खिलाएं। सैटलैक भी रेडीमेड खिचड़ी है, जैसे आप घर में खिचड़ी बना लो, है ना, दलिया बना लो, तो वो भी रेडीमेड फूड ही है वो। अगर आप कन्वीनियंस के लिए चाहते हैं कि भाई मुझे रात को उठना नहीं है, खिचड़ी नहीं बनानी है, तो आपने सैटलैक यूज़ कर लिया, दिन में आपने खाना बनाते रहिए, वो देते रहिए बना के उसको। सर आजकल बच्चों में आई डोंट नो आपके वो केसेस आ रहे नहीं आ रहे, जो मैं पढ़ रहा था तो देखा मैंने कि बहुत सारे बच्चे आजकल ओबीज हो रहे हैं इंडिया में। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, मतलब वो पेरेंट्स की वजह से हो रहे हैं ओबीज, या लाइफस्टाइल बच्चों का ऐसा बना दिया इट इज प्राइमरी लाइफस्टाइल इश्यूज नहीं है ना। जंक फूड्स, फ्राइड फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, इसका कंजप्शन बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स को लगता है बहुत ट्रेंडी है, ये ट्रेंडी नहीं है ना, ये बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आपने अपने बच्चों में इस तरह की आदत डाली तो डेफिनेटली चांसेस ऑफ हैविंग ओबेसिटी इन एडल्ट लाइफ मल्टीपल बढ़ जाती है। तो बच्चा अगर बचपन में मोटा है तो चांसेस काफ़ी है कि वो ओबेसिटी उसको आगे एडल्टहुड में परेशान करेगी। तो राइट फूड है ना, मोस्टली होममेड फूड्स, अवॉइड जंक फूड्स, स्पेशली कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सर हमारे इंडिया में तो कहता है ना कि बच्चा थोड़ा मोटा है, चबी है, तो वो हेल्दी है। चबी इज नॉट ए साइन ऑफ हेल्थ, इट इज नॉट। हमारे तो ये कहता है कि कितना क्यूट लग रहा है, इतना हेल्दी, चबी है, गाल मोटे मोटे हैं। अब मैं आपको बताऊँ एक छोटी सी बात,
बहुत सारे न्यूबॉर्न बच्चे आते हैं, इनको विटामिन डेफिशिएंसी होती है, वो बड़े चबी होते हैं बच्चे, उनकी रिस्ट भी बड़ी थिक होती है, बट दैट इज नॉट अ नॉर्मल साइन, दैट्स एन अनहेल्दी थिंग, इट इज नॉट अ हेल्दी रिस्ट, इट्स अनहेल्दी रिस्ट, वी हैव टू टेक विटामिन डी के शॉट देने पड़ते हैं उसको। सीरियसली बच्चों को? यस। हमारी कंट्री आई मीन सन रिच कंट्री है, बट सारे इंडियंस को एक विटामिन डी डेफिशिएंसी है उसके बाद भी, पर हाँ बच्चों को तो नॉर्मली दादी नानी धूप में दिखाती हैं उसके बाद भी इशू आता है। उतना एक्सपोजर नहीं है, आप धूप में कपड़े पहना के अगर बच्चे को बिठाओगे तो विटामिन डी कैसे बनेगा? जब तक स्किन के कॉन्टैक्ट में सनरेज नहीं आएंगी विटामिन डी बन ही नहीं सकता। तो आप पूरा कपड़े पहना के अगर तेल की लेयरिंग कर दी उसकी वजह से लिटा दोगे कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा तो है, फिर कहाँ से आएगी? धूप मिलेगी नहीं तो कहाँ से विटामिन डी बनना है? ये चीज स्ट्रेंज है। मतलब बच्चों को अगर विटामिन डी के शॉट्स दिए जा रहे हैं तो ये चीज शायद सही नहीं है। कई बार देने पड़ते हैं। रादर आजकल तो हम ऐसे क्या कहते हैं इसको, व्हाट यू कॉल इट, एज ए मैंडेटरी फीचर ये हो गया कि हम विटामिन डी सप्लीमेंट देते ही देते हैं एज पर द रूल फॉर एवरी ईच एंड एवरी बेबी जो डिलीवर होता है, और 2 years के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप सप्लीमेंट दे दो उसको एवरी डे। दो ये पेरेंट्स की वजह से बच्चों में डेफिशिएंसी इट इज नॉट बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, हमारा सन का एक्सपोजर होता ही नहीं है किसी को। और विटामिन डी बोन ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बोन ग्रोथ मैक्सिमम हो रही होती है उस समय इस पीरियड में, तो वो सप्लीमेंट करना ठीक रहता है, नो हार्म इन इट। और विटामिन डी नेचुरल प्रोडक्ट है, इट्स नॉट अ मेडिसिन काइंड ऑफ थिंग, नेचुरल प्रोडक्ट है तो देने में कोई हार्म नहीं है। और वी गेट ऑन नॉर्मल डोज ओनली, वी डोंट गिव थेरेप्यूटिक डोज, सप्लीमेंट्री डोज है ये। क्योंकि वो बोला था ना विटामिन डी का अगर डोज ज्यादा हो गया तो वो भी यस यस खतरनाक चीज टॉक्सिसिटी भी खतरनाक होती है, वो जब होती है जब थेरेप्यूटिक डोज कहते हैं इसको, हम दे रहे हैं सप्लीमेंट्री डोज, सप्लीमेंट से कभी नुकसान नहीं होगा। सर जैसे अभी बच्चों में बहुत सारी कंट्रियों के अंदर स्क्रीन टाइम या जो सोशल मीडिया बैन करा है अप टू एज ऑफ 15-16 ईयर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी रिसेंटली करा, यूरोप में भी करा, बट इंडिया में ऐसा भी कोई नॉर्म नहीं है। नॉर्मली बच्चों को फोन दे देते हैं, वो खाना खा रहे हैं या बच्चे खाना खा रहे हैं तो फोन दे दिया। तो ये इंडिया में क्या नॉर्म होने चाहिए या है जो हमें पता नहीं? डेफिनेटली होने चाहिए नॉर्म्स, अवेयरनेस तो आ रही है लोगों में, पर थोड़ा देर से आ रही है, आ तो जाएगी। गवर्नमेंट भी थोड़ा टाइम लेती है इन चीज़ों को समझने में, और उसको फिर थोड़ी नींद खोलने में टाइम लगता है, ऐसा होता है। किसी भी चीज़ की आप बात करेंगे तो हर चीज़ के नॉर्म्स आने में टाइम सिंड्रोम चल रहा है आजकल, डिजिटल सिंड्रोम समथिंग करके बोल रहे हैं, जो बच्चों में बहुत है कि बच्चे सो रहे हैं उनके हाथ लगातार चल रहे हैं ऐसे करके, राइट, या बच्चे क्रैंकी हो रहे हैं अगर फोन हटा दिया तो। इसमें तो पेरेंट्स की रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तो आप ऐसे शुरुआत केसेस आते करते हैं बच्चे? बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जनरली क्या होता है ना, पेरेंट्स अपना इजी करने के लिए कि भाई मुझे टाइम कम लगाना पड़े, बच्चे पे मेहनत कम करनी पड़े, खाना खिलाने में ज़्यादा एफर्ट ना लगने पड़े, तो उनको मोबाइल दिखाना शुरू कर देते हैं। बच्चा मोबाइल देखता रहता है, वो खिलाते रहते हैं खाना, उसमें ये तो पता नहीं चलता हमें लेकिन कि बच्चे को कितनी भूख थी, कितना खा रहा है उसे भी पता नहीं चलता बच्चे को, हम क्या खिला रहे हैं उसको पता नहीं चलता बच्चे को। तो डेफिनेटली बाद में जाके दिक्कतें आती ही आती हैं कि बच्चे के टेस्ट डेवलप नहीं होते, एपेटाइट डेवलप नहीं होती, और अब जनरली बच्चे ओबेज हो जाते हैं क्योंकि बिना भूखे खा रहे होते हैं, बिना भूखे, उन्हें पता ही नहीं खा क्या रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, और वो बेबी शार्क देख के खाना खा रहे हैं। राइट। क्योंकि बेबी शार्क के लिए भी एक स्टडी आई थी कि उसको बनाया इस तरीके से कि आप उसे बार बार देखें, ज़्यादा देखें, राइट। तो वो एक कंसर्न है। क्योंकि जो मैं बाहर देखता हूँ कि बच्चे 6-7 महीने जब बैठने लायक होते हैं तो उनको सीट दे दी, बैठा दिया और उस पर खाना डाल दिया, तो बच्चे खुद से गंदे भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं। पर इंडिया में वो चीज़ नहीं है कि हल्का से गंदा हो, हमने रुमाल दिया, पोंछ दिया। दैट इज द बेस्ट थिंग टू यू कैन डू टू योर चाइल्ड। सबसे बढ़िया चीज़ है बच्चों को खाने में इंटरेस्ट लाने के लिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट, उससे खेलना जरूरी है। तो आपको खाने के साथ खेलने दो उसको, आपने टेबल पे खाना लगा दिया, आपने उसको बिठा दिया वहाँ पे, वो खाने को फेंकेगा, खेलेगा, मुंह पे लगाएगा, कपड़ों पे लगाएगा, करने दो उसको। जैसे से उसका इंटरेस्ट आएगा उन चीज़ों खाने में तो वो खाना भी शुरू करेगा, और खाने के टेस्ट भी जल्दी डेवलप होंगे, उसके टेस्ट बड्स भी अच्छे डेवलप होंगे, वो आगे जाके फस ईटर नहीं होगा, जैसे हो जाता है अपने यहाँ पे, वो फस ईटिंग बंद हो जाती है। उनको खाने का टेस्ट है, उन्हें खाने में मज़ा आ रहा है, खाने में देखने में मज़ा आ रहा है, तो दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग, मतलब राइट प्रैक्टिस, राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। सर अभी थोड़ा सा टॉपिक से अलग आता हूँ, आप बच्चों के डॉक्टर हैं जी। अभी मैम से मैंने पूछा, आपने साथ में शायद MBA भी करा हुआ है, हाँ, तो एक डॉक्टर को मैनेजमेंट का कोर्स क्यों करना पड़ा? See, I'm into making new branches of Macure Hospital. As you know, एक हमारा आस्था हॉस्पिटल है जो मल्टी स्पेशलिटी है। एक्चुअली इट्स स्टार्टेड विद द 4 बेड्स, 4 से 15 हुआ, 15 से 50 हुआ। अरे वाह। तो इसके बाद में हमारे फिर हमने एक मैक्योर स्टार्ट किया, मैक्योर हॉस्पिटल के नाम से, मदर एंड बेबी, एक्सक्लूसिव मदर एंड बेबी हॉस्पिटल। वी स्टार्टेड इन जनकपुरी फर्स्ट अराउंड 3 years बैक, एंड लास्ट ईयर वी स्टार्टेड इन द्वारका ऑल्सो। द सेम कॉन्सेप्ट, मदर एंड बेबी एक्सक्लूसिव केयर। तो
यहाँ से मुझे लगा कि अब मुझे थोड़ा एडमिशन पार्ट भी देखना पड़ेगा, सो आई डिड माय एमबीए आल्सो अलोंग साइमल्टेनियसली आई डिड दैट। बिकॉज वो नॉर्मल, जैसे मैं इंजीनियर हूँ, मैंने एमबीए करा है, तो मेरे लिए वो चीज़ नॉर्मल है कि इंजीनियरिंग करने के बाद मैंने एमबीए करी तो गेट अ बेटर जॉब। राइट। बट डॉक्टर ने एमबीए करी, ये चीज़ मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हो सकता है और भी करता हूँ, No, मुझे आइडिया नहीं it है। is very common thing. It is MBA in hospital administration. ओके, So dedicatedly related to hospital only. So to manage a hospital, to manage a more employee who is coming joining us, तो उनको मैनेज करने के लिए you have to be in the system. You have to be in order. तो अभी आप एक डॉक्टर भी हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं, एमबीए आपने करा, तो उन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है? See, if you are doing something by choice, then you will love it, then you will enjoy it. भाई फोर्स कर रहे हैं तो फिर आप एंजॉय नहीं कर सकते इसको। तो आई एम डूइंग इट बाय माय चॉइस ओनली, सो आई एम लविंग इट। सो बच्चों को टैकल करना, फिर एम्प्लॉयज को टैकल करना, इसमें Right. आपको दोनों में मजा आ रहा आई एम लविंग बोथ द पार्ट। है। सर नहीं मतलब दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। राइट। और मेरा उसमें क्वेश्चन ये था कि बीइंग ए डॉक्टर, जैसे मैं मैम से ये पूछ रहा था कि डिलीवरी दिन में कभी भी हो जाती है, तो टाइम तो है नहीं आप लोगों के पास। जब डिलीवरी तभी हो रही तो वहाँ पे आप भी हो, ऑपरेशन थिएटर में आप भी हैं कि आपको बेबी को तो आप ही को टेक केयर करना है। तो आपको ये बिजनेस चलाने का ये टाइम और खुद के लिए टाइम कैसे निकालते हैं आप? देखिए ऐसा है कि जहाँ तक डिलीवरी के बच्चों को अटेंड करने वाली बात है, तो नाउ तो वी हैव अ टीम ऑफ पीडियाट्रिशियंस। आई एम नॉट द ओनली पीडियाट्रिशियन इन माय सेटअप्स, वी हैव मैनी पीडियाट्रिशियन विद अस, दो आर वर्किंग विद अस, कंसल्टेंट्स हैं, आरएमओस हैं, सीनियर रेजिडेंट्स हैं, तो बहुत सारे पीडियाट्रिशियन हैं हमारे साथ जो काम कर रहे हैं। तो दे कैन बी अटेंडेड, डिलीवरी कैन अटेंड बाय देम आल्सो, तो नीड नॉट टू बी बाय मी ओनली ईच एंड एवरी डिलीवरी। जहाँ मैं अवेलेबल हूँ मैं कर लेता हूँ, जहाँ मैं नहीं हूँ वो भी कर सकते हैं। ओके, सो वी गेट टाइम फॉर दैट। ऐसा कोई बात नहीं है कि नहीं मिलता टाइम, टाइम निकाला जाएगा तो निकल ही जाता है। नहीं सर, एट द एंड है सबके पास 24 घंटे ही, राइट। तो डॉक्टर के 24 घंटे ऑलरेडी वो मेजर जो पार्ट है वो ऑलरेडी बुक्ड है, पेशेंट के चाहे साथ चला जाता है। आपका ओपीडी में है चाहे ओटी में है, तो खुद के लिए टाइम होता नहीं है। तभी मैं पूछ रहा था कि वो टाइम कैसे मैनेज करते हैं? और जो टाइम है वो इन्हीं के लिए है बस। या तो अपना एडमिशन देखता हूँ या पेशेंट देख रहे होते हैं, यही सब। और इसके अलावा कुछ टाइम की जरूरत मुझे लगती नहीं है। बाकी 6 घंटे सोने को चाहिए तो सो ही लेते हैं रात में जाके, तो इसकी कोई बात नहीं है। सर, वो मैं मैम से वही इट्स पूछ रहा बिकम अ था, पैशन नाउ, लाइक मैम से भी पूछ रहा था कि एक नींद एक बड़ा फैक्टर है, बेबीज के लिए नींद का क्या रोल होता है और बेबीज को कितना सोना चाहिए? सी बेबी मोस्ट ऑफ द टाइम तो अपनी जब इनिशियल ड्यूरेशन में, जब इनिशियल टाइम में वो सो रहे होते हैं। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो पहले महीने में करीब 18 से 20 से 22 घंटे तक सोते हैं, उसे फीड करते हैं और सोते हैं कि ब्रेन को ग्रो होना होता है, ये नीड रेस्ट। तो वो टाइम उनको चाहिए सोने के लिए, तो फीड करना और सोना, फीड करना और सोना, दैट इज नॉर्मल इन द बेबीज। जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनको स्लीपिंग टाइम कम होता जाता है, एक्टिविटी टाइम बढ़ता जाता है। 2 मंथ्स का बेबी होगा, 2 to 3 मंथ्स में हो गया तो वो 18 से 20 घंटे सो रहा होगा। उससे बड़ा हो जाएगा तो 15-16 घंटे सो रहा होगा। तो टाइम कम होता जाता है सोने का उनका, और एक्टिविटी टाइम बढ़ता जाता है। तो फिर भी 8 से 10 घंटे एक बच्चे के लिए सोना, ये अगर हम बात करें 2 साल से ऊपर बच्चा है तो 8 से 10 साल सफिशिएंट टाइम है उसके लिए, 10 घंटे के आसपास। तो सर, जैसे मैम बता रही थी कि आपके यहाँ पे कुछ अलग सर्विसेज भी हैं, जैसे सिजेरियन डिलीवरी के टाइम पे फादर जा सकते हैं, राइट। तो एज ए पीडियाट्रिशियन बाद में और क्या क्या सर्विसेज होती हैं जो आप प्रोवाइड करते हैं, या हॉस्पिटल के अंदर जो ऐसा है जो बाकी जगह नहीं है? अगर हम बात कर रहे हैं मैक्योर हॉस्पिटल की, तो मैक्योर हॉस्पिटल में हमारी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो बाकी हॉस्पिटल और नर्सिंग होम से अलग होती हैं, जैसे जिसको हम वैल्यू एडेड सर्विस कहते हैं। बेसिकली हमारा ये मानना है कि डिलीवरी या प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इट्स अ सेलिब्रेशन टाइम रादर। मोस्ट ऑफ द फैमिली में 1 या 2 बच्चे होंगे, तो व्हाई नॉट टू सेलिब्रेट इट रादर देन गेटिंग इनटू कि भी सीरियसनेस में इसमें रहे हम, इसको परेशान हो इस बात को लेके। तो वी शुड हैव अ मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन एवरी टाइम। तो उसमें जो चीज़ हम कर सकते हैं इसको लाने के लिए, एक गुड फील गुड फैक्टर को लाने के लिए, कि फादर अगर अंदर रहेगा तो जो वाइफ है वो कंफर्टेबल होगी, वो रिलैक्स होगी, डिलीवरी भी रिलैक्स तरीके से होगी, बच्चा भी ठीक से होगा। बच्चों को हम इमीडिएटली मदर को दिखाते हैं, फादर को भी दिखाते हैं साथ में, तो दे आर हैप्पी अबाउट इट, दे फील गुड अबाउट इट। मदर को जब अच्छा फील गुड आएगा तो शी गेट बेटर मिल्क प्रोडक्शन, उनका मिल्क सिक्रेशन भी बेटर होगा, तो फीडिंग बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। वी ट्राई टू स्टार्ट फीडिंग विद इन 1 hour ऑफ डिलीवरी, व्हाट वी ट्राई। कोशिश हमारी ये रहती है कि 1 घंटे के अंदर हम डिलीवरी के अंदर हम बच्चे की फीडिंग स्टार्ट करते हैं मदर के साथ। ये Bonding नॉर्मल शुरू के हो केस जाता में या सिजेरियन के केस में भी? दोनों केसेस में, दोनों केसेस दोनों केस में करते हैं। क्योंकि सिजेरियन के केस में एनेस्थीसिया मदर को लगता होगा, तो वो तो सोई रही होती होगी। नहीं, सोने की जनरली जो आजकल एनेस्थीसिया लगते हैं वो बैक में लगते हैं, हाफ एनेस्थीसिया। बहुत स्मॉल सी निडल से इंजेक्शन लगता है,
उसमें पूरी होश में रह रही होती है, वो बिल्कुल भी नहीं सो रही होती है। ओके। वो होश में रहते हैं पूरे प्रेगनेंसी सॉरी सिजेरियन के दौरान वो होश में रह रहे होते हैं। उनको सब पता होता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। रादर वी कीप डिस्कसिंग टॉकिंग आल्सो व्हाइल ड्यूरिंग डिलीवरी, तो बड़ा कंफर्टेबल जोन में रहता है। सर आपसे बात करके आज बड़ा मजा आया। आई मीन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मेरे को भी इंटेक मिला है, इससे फ़ायदा जो मैं घर पे जाके इम्प्लीमेंट करूँगा, और आई होप बाकी लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। सर आज बात करके बड़ा मजा, आई होप आपको भी मजा आया होगा। थैंक यू, या आई रियली एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।